नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कर ली थी, ठीक है ना। इसके अलावा सेंटर से यानी केंद्र से एनवी द्वीप फ्रिंज की दूरी, केंद्र से एनवी अद्वीप फ्रिंज की दूरियां, ये सब अपन ने निकाल ली। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि अपने को ध्यान रहे। तो सब, एक तो सेंटर से एनवी द्वीप फ्रिंज की दूरी, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो द्वीप फ्रिंज की दूरी है ना, ध्यान रखना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अपन ने निकाली केंद्र ओ से, उसमें वो दिखा रखा है मैंने ना, ओ से एनवी अद्वीप फ्रिंज की दूरी 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2t, ये अद्वीप फ्रिंज की दूरी है। जो फॉर्मूले हमारे काम आएंगे मैं उनको ही दर्शा रहा हूं, क्लियर है ना। अब फ्रिंज चौड़ाई हमने निकाली थी, फ्रिंज चौड़ाई अदीप्त की भी निकाली थी और दीप्त की भी निकाली थी। दोनों की ही फ्रिंज चौड़ाई बराबर है, यानी बीटा बराबर बीटा डैश लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी मैंने आपको बता दिया था, कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी है। स्मॉल डी कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी है ना। लैम्डा जो भी आप प्रकाश काम में ले रहे हो उसकी तरंग दे रही है। क्लियर सब, ये काम अपन कर चुके थे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बात समझाना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था परावर्तन प्रकाश की वो घटना है जो आपकी देखी हुई है, अपवर्तन प्रकाश की वह घटना है जो दैनिक जीवन में देखने को मिल जाती है। परकिरणन भी है, ध्रुवण भी है, आपने नहीं सुनी होगी, मैं बता रहा हूं, है ना। तो प्रकाश की कई घटनाएं तो प्रेक्षित होती हैं रूटीन लाइफ में, है ना, लेकिन प्रकाश की कई सारी घटनाएं जो रूटीन लाइफ में प्रेक्षित नहीं होती। जैसे आपने व्यतिकरण कभी नहीं देखा होगा, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। प्रकाश में विवर्तन भी आपने नहीं देखा होगा, क्लियर। तो आपको इन दोनों चीजों को यानी व्यतिकरण को और विवर्तन को कैसे आइडेंटिफाई करवाएं, यानी आपके दिमाग में कैसे लाया जावे, तो इसलिए हमने पर्दे पर उसका प्रदर्शन करके दिखाया, यानी व्यतिकरण प्रतिरूप बनाकर दिखाया, क्लियर। अब आप कभी मान लीजिए पर्दे पर ऐसा सीन देख रहे हो जिसमें दीप्त और अदीप्त पट्टियां यानी फ्रिंजें एकांतर क्रम में हों, तो अब आप स्वतः समझ लोगे कि आप इस समय जिससे देख रहे हैं वह व्यतिकरण है। अब सब एक चक्कर और है, हम विवर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद पहले व्यतिकरण पूरा भी होना बाकी है। विवर्तन भी जो पर्दे पर पट्टियां ही बनाता है, तो फिर कैसे पहचानेंगे कि ये पट्टियां विवर्तन वाली हैं या व्यतिकरण वाली हैं। तो पहचानने के तो फिर 2-3 भेद हैं, अंतर हैं, वो विवर्तन के समय ही सुनाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल एक रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। वो रिजल्ट जो है, एक मिनट, है ना, वो क्या नाम से, बीटा बराबर बीटा डैश बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यानी अभी फिलहाल के लिए एक बात ध्यान रख लें आप कि व्यतिकरण जो फ्रिंजें होती हैं, व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। यानी अगर आपको पर्दे पर
समान चौड़ाई की फ्रिंजें दीप्त और अदीप्त एकांतर क्रम में दिख रही हों तो आप समझ लीजिएगा कि आप इस समय किसे देख रहे हैं? इस समय आप व्यतिकरण को देख रहे हैं। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान है। ठीक है, अब इसका विश्लेषण करते हैं, है ना। तो सब अब फ्रिंज चौड़ाई का विश्लेषण, इसको समीकरण 1 बना लिया। अब देखो, तो सब नंबर 1, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रयुक्त प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य वाला होगा तो फ्रिंज चौड़ाई भी अधिक होगी। जैसे अब क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ वायलेट से अधिक होती है ना, इसलिए बीटा रेड ग्रेटर देन बीटा वायलेट, यानी आपने व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए अगर लाल रंग के प्रकाश का इस्तेमाल किया तो फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगी, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम है, जो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब बैंगनी रंग की अगर प्रकाश लेते हैं और लाल रंग का प्रकाश लेते हैं तो लाल रंग के प्रकाश से निर्मित व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज की चौड़ाई बैंगनी रंग से निर्मित व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज की चौड़ाई से ज्यादा होगी। क्लियर साहब, है ना। इसके बाद यदि यंग के प्रायोगिक समायोजन को जल में डुबो दें, यह भी इसी में से निकल के आता है, पहले पूछा भी गया है। यंग का जो प्रायोगिक समायोजन है उसे हमने पूर्णतः जल में डुबो दिया। अब पूर्णतः जल में डुबो चुकने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है साहब, तो एयर में था, एयर से आपने पानी यानी वाटर में डुबो दिया, तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर इज इक्वल टू सी एयर अपॉन सी वाटर इज इक्वल टू एन एयर टू वाटर, और वाटर का अपवर्तनांक हम जानते हैं 4/3 होता है। ऐसा क्यों लिखा साहब मैंने? क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो सब लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा तो C एयर अपॉन C वाटर, और C एयर अपॉन C वाटर का मतलब एयर टू वाटर, यानी हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है ना। तो साहब क्योंकि n एयर टू वाटर ग्रेटर देन 1, इसलिए लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर ग्रेटर देन 1 ऊपर की समीकरण के अनुसार, यानी एयर में तरंग दैर्घ्य वाटर में तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। देख लो साहब, इसलिए बीटा एयर ग्रेटर देन बीटा वाटर, अर्थात अगर आपने यंग के प्रायोगिक समायोजन को जल में डुबो दिया पूरी तरह से, तो यंग का अगर प्रायोगिक समायोजन जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, क्योंकि आप देखो बीटा एयर बड़ा है किससे? बीटा वाटर से, मतलब पानी में डुबोते ही फ्रिंज चौड़ाई घटेगी। क्लियर साहब?
तो सब बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। उससे जो भी जानकारी मिली वो अपन ने दो तरह से कवर किए। एक तो अपन ने ये बता दिया कि सब अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लेते हैं तो फ्रिंजों की चौड़ाई अधिक होगी, है ना, और कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लेते तो फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। दूसरा अपन ने ये इम्पैक्ट भी बता दिया माध्यम चेंज का कि सब प्रायोगिक संयोजन को जल में डुबो दें तो जल में डुबोते ही फ्रिंज चौड़ाई वायु की तुलना में घट जाएगी। चलो साहब, ये इस समीकरण में से निकाला गया एक इम्पैक्ट है। अब आ जाओ समीकरण 2 में से निकाली गई दूसरी बात, समीकरण 1 में से निकाली गई दूसरी बात, है ना, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, इसका मतलब सीधा सीधा है कि डी कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी है। तो आप पर्दे को जैसे जैसे कला संबद्ध स्रोत से दूर लेके जाओगे वैसे वैसे फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, है ना। आपने भी देखा होगा, जैसे मान लो आपकी परछाई पीछे किसी पर्दे पर बन रही है, अगर पर्दे को दूर ले जाया जाए तो आपकी परछाई का आकार भी बढ़ने लग जाएगा। लेकिन आप इस बात को भी जानें कि दूर जाने पर प्रकाश की तीव्रता में कमी होती है, तो ठीक है फ्रिंज चौड़ाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकाश की तीव्रता में कमी होने से फ्रिंजें धुंधली दिखेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्दे से दूरी बढ़ाना लाभदायक नहीं है, यानी वो आपके प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि आप दूरी बढ़ाओगे तो फ्रिंज चौड़ाई तो बढ़ेगी, लेकिन दूर जाने से प्रकाश की तीव्रता में कमी होगी, फ्रिंजें धुंधली दिखेंगी, स्पष्ट नहीं दिखेंगी, है ना। फिर ऐसे फ्रिंजों को देखने से कोई मतलब ही नहीं जो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देती हो। तो साहब ये उचित नहीं है, आपको पर्दे से दूर नहीं जाना चाहिए या कला संबद्ध स्रोत से दूर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात इसी सूत्र से, है ना, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है साहब? कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से अपन ने रिप्रेजेंट किया, दर्शाया, है ना। अब सब कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी यानी S1 और S2 के बीच की दूरी को आप कम करोगे, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, फॉर्मूला बोलता है, ठीक है। S1 और S2 के बीच की दूरी को कम करो, तीव्रता घटेगी नहीं, फ्रिंजें तो स्पष्ट दिखेंगी, तीव्रता घटेगी नहीं, लेकिन दोनों के बीच की दूरी को कम करोगे तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, और फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी तो अच्छी फ्रिंजें दिखेंगी। लेकिन बट आप ऐसा मत कर देना कि डी आप प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से भी कम कर दो। ये तो सही है कि कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी में कमी से फ्रिंज चौड़ाई में वृद्धि होती है, ये तो दिख रहा है सामने, है ना। अब हम मान लो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी इतनी कम कर दें कि वो तरंग दैर्घ्य से ही कम हो जाए, तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी अब आप देखो, है ना। बट डी लेस देन लैम्डा, यानी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी ग्रेटर देन 1, इसी से लिख रहा हूं। एक से देखना, देखा, एक से, है ना, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी किसके बराबर हुआ? बीटा अपॉन कैपिटल डी के, है ना। तो सब अतः इसका मतलब ये हुआ बीटा अपॉन कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 1। भाई लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू क्या रख दिया मैंने? 1 से बीटा अपॉन कैपिटल डी, तो बीटा अपॉन डी इज ग्रेटर देन 1, यानी
बीटा ग्रेटर देन कैपिटल डी, यानी फ्रिंजों की चौड़ाई ऐसा कर देने से बहुत अधिक हो जाएगी। कितनी अधिक? पर्दे की दूरी से भी, यानी कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी कैपिटल डी से भी बड़ी, इतनी बड़ी फ्रिंज हो जाएगी कि पर्दे पर दिखाई नहीं देगी। दिखाई नहीं देगी का मतलब भाई या तो दीप्ति में आएगी या दीप्ति। अब जब तक दीप्त नहीं हो तब तक फ्रिंजें कैसे बोलें? अगर पूरा पर्दा ही ब्राइट हो तो आप उसको फ्रिंज तो नहीं बोल सकते, या पूरा पर्दा ही ब्लैक हो जाए तो भी आप फ्रिंज नहीं बोल सकते। तो फ्रिंजें इतनी बड़ी हो गई कि पर्दे पर ही समाहित नहीं होंगी, यानी फ्रिंज अब दिखाई नहीं देंगी। तो सब कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी लिए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी कम कर दो। इस स्थिति में फ्रिंजें दिखाई नहीं दें। तो बच्चों, इस पन्ने को चेंज करूं मैं, बस एक बार और रिपीट करता हूं क्योंकि बीच में एक छोटा सा डिस्टरबेंस आ गया था। ये अपन निकाल चुके सेंटर से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ये हमने बता दिया कि व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। ये व्यतिकरण की बहुत बड़ी खूबी है, पर इसके बारे में अभी मैं ज्यादा जोर शोर से नहीं बोल रहा क्योंकि अभी विवर्तन पढ़ाना बाकी है। विवर्तन पढ़ाऊंगा फिर वहां भी यही बोलूंगा। तो व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, ये आप स्पष्ट एक चीज तो याद रख लें। अब इस फॉर्मूले से फिर कुछ इंपैक्ट देखेगा, भाई फ्रिंज चौड़ाई किस किस से अफेक्टेड है। ये फ्रिंज चौड़ाई किस किस से अफेक्टेड है उसका मैंने बता ही दिया। बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, उसमें अच्छा खासा अपन ने एक माध्यम से दूसरा माध्यम भी कर लिया। दूसरा बता ही दिया बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी, पर्दे की दूरी बढ़ाओगे फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, लेकिन दूर जाने पर प्रकाश की तीव्रता में कमी से फ्रिंजें धुंधली हो जाएंगी। इसमें बताई दिया बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत S1 व S2 के मध्य दूरी कम करते हो, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मत कर देना, अगर आपने S1 S2 के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य से भी कम कर दी तो फिर फ्रिंजें दिखाई नहीं देंगी। अब सब ठीक यही टर्म है, लेकिन कुछ दूसरे रूप में, कोण के रूप में, उसको कहते हैं कोणीय चौड़ाई। हंजा, कोणीय चौड़ाई, थीटा से इसको रिप्रेजेंट कर दें। कमोबेश बात एक ही है। आपने चित्र देखा हुआ है, चित्र मैंने जो आपको बनाया था वही है ना। पहले मैं डेफिनेशन सुना दूं, चित्र इसी बोर्ड में सेव है, मैं निकाल के दिखा दूंगा। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन है ना, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति में अंतर को कोणीय चौड़ाई कहते हैं। देखो चीज तो सेम वही है, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी तो कोणीय चौड़ाई भी बढ़ेगी। ये कोण के रूप में फ्रिंज चौड़ाई दर्शाना है, वही चीज है। तो चौड़ाई में तो ठीक है, आप उसका मात्रक मीटर रख दें, सेंटीमीटर, जो भी है, वो लंबाई के रूप में फ्रिंज चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई कोण के रूप में रेडियन मात्रक है इसका। चीज तो वही, कोण जितना बड़ा होगा फ्रिंज भी उतनी बड़ी होगी, या फ्रिंज जितनी बड़ी होगी कोण भी उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो सब मैं परिभाषा एक बार और बोलूंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो जिससे कैलकुलेशन किया था वो चित्र दिखा के समझाना चाहता हूं, है ना। ये रहा साहब, ये देखो आप, ये कोण दिख रहा है आपको, यहाँ फ्रिंजें बन रही हैं, है ना। अब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, साफ दिख रहा है। चाप क्या है? xn, और त्रिज्या क्या है? कैपिटल D, है ना। तो ये अपने को दिख ही रहा है। इधर मैं चित्र को ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता, है ना, इसको ऐसे ही रहने दें, नहीं तो पुराने चित्र में दखल देना ठीक नहीं है। वो ये एपिसोड तो अपन पढ़ चुके हैं ना, इसमें जा। तो सब अब वही चीज जो वहां आपको लंबाई के रूप में नापने को मिलती है, चौड़ाई के रूप में नापने को मिलती है, उसी को किससे नापेंगे? कोण से, है ना। तो यहां से दिख तो गया, इसे कोण बराबर चाप बटा
त्रिज्या, है ना। तो सब अभी मैं आपके सामने परिभाषा के बाद एक्सप्लेन दे दूंगा एंड एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अब मैं परिभाषा को दोबारा बोल देता हूं और फिर कैलकुलेशन करने लगता हूं, है ना। यहाँ पर दीप्त फ्रिंज निकाल लेंगे। दीप्त और अदीप्त को लंबा चौड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ साहब, व्यतिकरण प्रतिरूप में किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच कोणीय स्थिति का अंतर, कोणीय स्थिति का अंतर कोणीय चौड़ाई कहलाता है। अब देखो, है ना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से, मैंने चित्र दिखाई दिया आपको, है ना। एनवी दीप्त फ्रिंज की या एनवी फ्रिंज की, है ना, दीप्त नहीं लिखे अभी अपन, क्योंकि दीप्त में फिर अभी डिसाइड कर लेंगे, है ना। दीप्त लिखना अभी ठीक नहीं लगेगा, मैं अभी आपको बता दूंगा ना। यहाँ पे एनवी लिखते हैं, दीप्त अभी लिखना ठीक नहीं है, मैं आपको समझाता हूं क्यों, है ना। देखो, एनवी फ्रिंज की कोणीय स्थिति, है ना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, जैसा मैंने आपको अभी दिखा के निपटाऊं। अब मैंने दीप्त क्यों नहीं लिखा, अब देखो, है ना, ये इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब आप अदीप्त भी ले सकते हो, इसके बाद दीप्त भी ले सकते हो। अपन केवल दीप्त से ही बताते हैं पहले, है ना। देखो आप, दीप्त फ्रिंज के लिए अगर फ्रिंज दीप्त है तो एक्सन बराबर क्या लिखना चाहिए, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये इसमें रखो। अब आप समझ होंगे कि मैंने यहां दीप्त क्यों कैंसिल किया, क्योंकि आप अगर कहते अदीप्त फ्रिंज के लिए तो मैं एक्सन लिखता 2n-1 लैम्डा डी, दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। अगर मैं अदीप्त कहता तो फिर ये लिखता, अभी मैंने दीप्त कहा है, इसने ये लिखा है। तो अब आप मेरी बात से सहमत होंगे कि वहां दीप्त लिखने में चक्कर था, वहां दीप्त लिखना उचित नहीं था, दीप्त को यहीं लिखना चाहिए। अब दीप्त कह रहे हैं तो एक्सन बराबर एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी रख दिया। अदीप्त कहेंगे तो फिर 2n एक्सन की जगह 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d लिख देंगे, क्लियर है ना। चलो साहब रखो साहब, एक्स थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 1 अपॉन डी, ये रख दिया मान, है ना, जैसा आपके सामने दिखाई रखा है मैंने, ये चीज रख दी। तो अब ये डी से डी कट गया, यानी थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये एनवी दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने आपको एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी बता दी, अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी बता दी, इसी प्रकार एनवी दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई इतनी है ना। इतने इसका यूज कम होता है, इसलिए मैं अदीप्त को नहीं निकालूंगा, नहीं तो अदीप्त को भी निकाल के आराम से आप यहाँ एक्सन से, अब तो भाई आप भी निकाल सकते हो, आप भी समझ तो गए से कि अदीप्त होगी तो यहाँ पे एक्सन की जगह मान अलग आ जाएगा ना। अब ये तो एनवी है, अगली निकालें एन प्लस वी, है ना, एन प्लस 1v
दीप्त फ्रिंज के लिए, ये सब अब अगली होगी n+1 में, थीटा n+1, यहां लिख दें n+1 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये n+1 में होगी। परिभाषा क्या बोली थी अपन ने, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों या क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य या अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति के अंतर को फ्रिंज चौड़ाई या कोणीय चौड़ाई कहते हैं ना। तो साहब ये nवीं है, ये n+1वीं है, यानी 5वीं है तो ये छठी है, ये छठी है तो ये 7वीं है ना। तो साहब आता है कोणीय चौड़ाई, है ना। तो कोणीय चौड़ाई कितनी है, थीटा बराबर थीटा n+1 माइनस थीटा n, वैल्यू अपने पास है इससे ही, यानी थीटा इज इक्वल टू, ये लिख दिया अपन ने n+1 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, है ना, और ये लिख दिया अपन ने n लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। यानी थीटा इज इक्वल टू, ये अगर इसको खोल के देख लेते, n लैम्डा अपॉन डी प्लस लैम्डा अपॉन डी माइनस n लैम्डा अपॉन डी, ये कैंसिल हो गए, यानी कोणीय चौड़ाई हुई लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो साहब ये कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला बन गया, है ना। अब कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है, अब सभी चीजें अपने पास अवेलेबल है। अब मैं आपसे कह रहा था ना कि बात एक ही है, आप फ्रिंज चौड़ाई बोलो चाहे कोणीय चौड़ाई बोलो, दोनों एक ही चीज है। देख लो, आप दिखा देता हूं, है ना। अब क्योंकि बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसलिए लैम्डा अपॉन स्मॉल डी बराबर क्या हो गया, बीटा अपॉन कैपिटल डी, इसी से निकाला, है ना। यानी कोणीय चौड़ाई थीटा लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू क्या है, बीटा अपॉन कैपिटल डी, है ना। अब आप साफ देख लो, डी और स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, यानी साफ है बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या बीटा यूं कह दें, ऐसे लिख दूं इसको, यूं कर दें अपन, एक मिनट सॉरी, इरेजर है ना, ये देखो अपन ऐसे कर देते हैं, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना, और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू बीटा, या यूं लिख दे डायरेक्ट कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, यानी फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी तो कोणीय चौड़ाई भी बढ़े, साफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो सब दोनों चीजें लगभग एक ही, कोई उसमें अंतर नहीं, बस वो चौड़ाई यानी लंबाई के रूप में है, विड्थ के रूप में कह दो, ये कोण के रूप में, वही चीजें रेडियन में बता देगी। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये तो सब हो गया व्यतिकरण से संबंधित बातें। अब आता है व्यतिकरण का उपयोग, ये छोटी छोटी बातें होगी, फिर न्यूमेरिकल में भी हाथ आजमाएंगे अपन सारे, है ना। अब व्यतिकरण का उपयोग, है ना, यूज ऑफ इंटरफेरेंस, यूज ऑफ इंटरफेरेंस, है ना। व्यतिकरण का क्या क्या उपयोग है, दो उपयोग है सब, एक डिटेल में ले लेंगे, एक छोटा सा है ना। यूज वन, है ना, यूज वन, पहला उपयोग क्या है सब, पारदर्शी पतली
फिल्म या द्रव की पतली परत की मोटाई का मापन है ना। अब दोनों बातें एक ही, उसने ऑब्लिक लगा ही दिया। अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट पतली फिल्म है, कोई प्लास्टिक की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, या द्रव की पतली परत है, उसकी मोटाई को मापना है ना। अब सब फिल्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है ना, ये अपन मान लेते हैं म्यू। अब म्यू इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ एन आपको याद है ऑर्डर के रूप में आएगा, अपन जानते हैं ना, एन एन माइनस वन है ना। तो यहाँ एन तो अलग चीज हो जाएगी, फिर एन और एन मिक्स हो जाएंगे। अपन ने इन अपवर्तनांक को लिखा है, यहाँ पे चक्कर है, इससे यहाँ पे मैंने अपवर्तनांक को म्यू से बता दिया। तो जिस फिल्म की आप मोटाई ज्ञात करने जा रहे हो उसका अपवर्तनांक म्यू है ना। वह फिल्म की मोटाई ये है साहब स्मॉल टी, जो अपने को मापना है या ज्ञात है अपने लिए, इसका मापन करना है। अब कैसे करेंगे है ना। तो यंग का व्यतिकरण प्रतिरूप सिंपल है, उस प्रयोग द्वारा, यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप वाले प्रयोग द्वारा अपन पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात करने का व्यवस्था करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखो साहब, आपको जिस फिल्म की मोटाई को मापना है उससे आप S1 व S2 से चलने वाली तरंग के मार्ग में रख दें। अब ध्यान से समझना, बात बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, विशेष रूप से ना। जैसे मान लो मैंने S1 के यहां फिल्म चिपका दी, क्लियर। तो S1 से जो निकलने वाली तरंग है वो वायु में भी चलेगी और फिल्म में भी, मतलब दो माध्यमों में चलेगी। ध्यान से समझना, H2 से चलने वाली तरंग केवल वायु में ही चलेगी, है ना। तो दोनों तरंगों के बीच में प्रकाशिक पथ का अंतर आ जाएगा। प्रकाशिक पथ का अंतर इसलिए क्योंकि एक तो वायु प्लस फिल्म में चली और एक केवल वायु में ही चली। तो एक का तो पूरा पथ ही वायु में और एक का पथ वायु प्लस फिल्म में। इस प्रकाशिक पथ के अंतर से पथांतर पैदा हो जाता है, पथ का अंतर पैदा हो जाता है। तो अब बात को मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर हम केंद्र की बात करें तो पहले भी बताया जा चुका और अभी भी बता रहे हैं, है ना। S1 से O की दूरी और S2 से O की दूरी समान है, तो S1O व S2O के बीच में पथांतर 0 है। पथांतर 0 है
या पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, तो संपोषी व्यतिकरण के कारण सदैव दीप्त फ्रिंज बनती है। तो ये तो कंफर्म है कि केंद्र पर इस समय कौन सी फ्रिंज बन रही होगी, डेफिनेटली दीप्त फ्रिंज ही बनेगी। ध्यान से समझना आप, है ना, क्लियर। अब मैं आप जिस भी आपने कहा साहब S2 के मार्ग में आप फिल्म रख दो, किसी एक के मार्ग में रखना पड़ेगा जिस फिल्म की मोटाई आप मापने जा रहे हो, क्लियर। अगर आप H2 के मार्ग में रख देंगे, यानी H2 पर फिल्म चिपका देंगे, मार्ग में रख दें, फिल्म चिपका दें, जो भी है, तो H2 से उत्पन्न तरंग वायु में भी चलेगी और फिल्म में भी चलेगी, क्लियर। S1 से चलने वाली तरंग तो केवल वायु में ही चलेगी। अब दोनों के बीच में प्रकाशिक पथ का अंतर आ गया। प्रकाशिक पथ का अंतर आ जाने से दोनों के बीच में पथांतर पैदा हो जाएगा तथा केंद्र फिल्म रखे जाने वाले भाग की ओर ही विस्थापित हो जाएगा। ये केंद्र शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे, अब मैं फिल्म रखता हूं, ध्यान से देखना, फिल्म को मैं येलो कलर से बना देता हूं, देखो आप, है ना, ये मैंने थोड़ा फिल्म मोटी दिखा देता हूं, है ना, ये फिल्म मैंने थोड़ी सी मोटी दिखा दी, है ना, ये इसको थोड़ा गहरा कर दें ताकि फिल्म में दिखे। ये फिल्म है साहब, इसकी मोटाई अपने को T ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक तो अपने को पता है ही सही, तो ये मोटाई इसकी T अपने को ज्ञात करनी है ना। अब ये अपन ने S1 पे चिपका दी, इसे समझो आप। अब देखो S1 से चली तरंग फिल्म में और वायु में गुजरेगी, ये केंद्र कहां पहुंच गया, यहां। व्यतिकरण फ्रिंज बनने के लिए S2 से भी तरंग का जाना अनिवार्य है, S2 से भी तरंग का जाना अनिवार्य है। अब देखो दोनों के बीच में क्या पैदा हो गया, पथ का अंतर पैदा हो गया। यहां दिखाता हूं, फिर वापस वहीं आऊंगा और आपको फिर वापस समझाऊंगा, है ना। तो सब S1 से P तरंग को जाने में, यानी किस में, वायु और फिल्म, ये तो पार्ट वायु में चल रहा है, ये वायु और ये वायु, है ना। इसमें तो टोटली किसमें गमन कर रही है, ये तो टोटली वायु में जा रही है ना। अब देखो सब एक एक को, है ना। नंबर 1, S1 से उत्सर्जित तरंग को वायु प्लस फिल्म में दूरी तय करने में लगा समय, है ना साहब। थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब दूरी देखो, S1 P में से फिल्म घटा दो, इतनी तो दूरी किसमें चली, वायु में, तो चाल किसमें, वायु में लेनी पड़ेगी। और मोटाई TT किसमें चली, माध्यम में, तो चाल किसमें लेनी पड़ेगी, माध्यम में, ठीक है साहब। तो S1 से P तक, S1 से उत्सर्जित तरंग को P तक, है ना, वायु प्लस ये P तक लिख दो, यहां P तक, है ना, वायु प्लस फिल्म में दूरी तय करने में लगा समय। तो साहब S1 में से, S1 P में से T हटा दिया, उतनी तो दूरी वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल का भाग दे दिया।
और टी मोटाई माध्यम में, तो माध्यम में प्रकाश की चाल का भाग दे दिया। अब देखना S2 से उत्सर्जित तरंग को P तक पहुंचने में लगा समय। अब ये तो सब केवल किसमें चली, वायु में। तो T2 बराबर, ये तो टोटली दूरी इसने वायु में तय की है H2P, तो ये दूरी बटा चाल एयर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब व्यतिकरण के लिए जरूरी है कि दोनों तरंगें एक ही समय में अध्यारोपित हो, तभी फ्रिंज बनेगी, है ना। तो व्यतिकरण के लिए यह आवश्यक है ना। मैं लिख देता हूं, अभी समझाना बाकी है मेरा। व्यतिकरण के लिए यह जरूरी है कि T2 बराबर क्या हो, T1। दोनों तरंगें एक समय पर पहुंचेंगी तभी व्यतिकरण होगा, है। ये अपन x दूरी पर देख रहे हैं साहब, कहां शिफ्ट हो गया, xn पर। xn लिख दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब T2 और T1 का मान रख दो आप, तो देखो T2 का मान H2P अपॉन C एयर, T1 का मान S1P माइनस स्मॉल t अपॉन C एयर प्लस T अपॉन C मीडियम। समीकरण को C एयर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो समीकरण को C एयर से गुणा करने पर, है ना, करो सब। इधर तो रह गया H2P, इधर, है ना। इधर भी CA से CA कट गया तो क्या रह गया, S1P माइनस T रह गया, ये C एयर कट गया। और इधर आ गया प्लस C एयर अपॉन C माध्यम इंटू T, है ना। अब आप देखो ध्यान से, इसलिए पथांतर S2P माइनस S1P, H2P माइनस S1P इज इक्वल टू C एयर अपॉन C मीडियम, C एयर अपॉन C मीडियम, इसको कहेंगे अपन फिल्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये रहा, है ना। तो सब ये लिख दूं मैं म्यूटी माइनस ये टी, है ना। अब मैं अगले पन्ने पे जाऊंगा, पर पहले बात को समझाऊं। मैं यूं कह रहा था कि सब S1 और S2 से अगर अपन सेंटर O पर देखें, दोनों फ्रिंजें समान पथ तय करती हैं, दोनों फ्रिंजों के पथ की लंबाई समान है, तो यहां पर पथांतर 0 है। पथांतर 0 होने के कारण यहां बनेगी दीप्त फ्रिंज। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा साइड में होके आपको सुनाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यदि मैं S1 या S2 में से किसी के भी मार्ग में ये फिल्म रखने जा रहा हूं, जैसा मैंने रख दिया। अब फिल्म मैंने रख दिया जैसे S1 के मार्ग में, तो S1 से जो तरंग चली वह वायु में भी चली और फिल्म में भी चली, है ना। वायु में तो चाल लिख दी मैंने C एयर, फिल्म में मैंने चाल लिख दी C माध्यम, C मीडियम, है ना। तो सब, और दूसरा H2 से चलने वाली को देखो, तो H2 से चलने वाली केवल किस में चली, है ना, केवल वायु में चली। वो चित्र में भी दिखा रखा है मैंने। तो एक तरंग तो चले कांच या फिल्म के माध्यम, फिल्म कांच की मान लो, हटाओ, मैं कांच बोल दूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
तो एक तरंग तो चले कांच और हवा में, और एक तरंग चले केवल हवा में। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या है? तो आप कहोगे प्रकाशिक पथ का अंतर है। प्रकाशिक पथ के अंतर का क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि एक तो एक ही माध्यम में चल रही है, लेकिन दूसरी तरंग तो दो माध्यम में चल रही है। ठीक है सब। प्रकाशिक पथ के अंतर के कारण पथांतर उत्पन्न हो जाता है। ये देखो, प्रकाशिक पथ के अंतर के कारण तरंगों के बीच पथांतर पैदा हो गया। क्लियर है ना? इस पथांतर को ज्ञात करके अपन फिल्म की मोटाई ज्ञात कर लेंगे। अभी 2 मिनट का काम है। अब मेरी बात दूसरी नंबर की, पहली बात तो होगी अब एक ही समय पर दोनों तरंगों का पी पर पहुंचना जरूरी है, एक ही समय पर। अब बताओ S1 से चलने वाली तरंग तो कम दूरी तय करेगी, क्योंकि उसको तो फिल्म में भी चलना है, और फिल्म में यानी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। S2 से चलने वाली तरंग को तो हवाई हवा में चलना है, अपन जानते हैं हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। मान लो दोनों तरंगों को अपन ने चलने में 1 सेकंड दिया, तो 1 सेकंड में कौन ज्यादा दूरी तय करेगी? S2 से चलने वाली। और कौन कम दूरी तय करेगी? S1 से चलने वाली। तो देखो S1 से चलने वाली ने दूरी कम तय की, S2P कम है, S1P कम है, और H2P ज्यादा है। तो केंद्र जो बिंदु ऊपर था वो शिफ्ट होके कहां चला जाएगा? P पर। केंद्र कहां से शिफ्ट हो गया? O से P पे शिफ्ट हो गया। किधर? फिल्म रखे जाने वाले भाग की तरफ। अगर आप S1 की जगह S2 क्या रखते, फिल्म S2 की जगह फिल्म रखते, तो केंद्र कहां जाता? नीचे शिफ्ट हो जाता। जिधर फिल्म रखोगे पूरा व्यतिकरण प्रतिरूप उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक केंद्र उधर शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। और अगर फिल्म S2 के मार्ग में रखते तो नीचे शिफ्ट हो जाता, क्योंकि S1 से चलने वाली तरंग को कम दूरी तय करवानी है, तो एक कम दूरी, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा ना। और S2 से चलने वाली तरंग को ज्यादा दूरी तय करवानी है, तो ये ज्यादा। इसी प्रकार अगर S2 पे रख देते तो फिर इधर लेना पड़ता, क्योंकि S2 से फिर चलने वाली तरंग कम दूरी तय करती और S1 से चलने वाली ज्यादा दूरी तय करती। तो जिधर फिल्म रखते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप का केंद्र उधर ही शिफ्ट हो जाता है। तो अब आप समझ गए कि साहब S1 से उत्सर्जित तरंग वायु और फिल्म में चली, उसको इतना समय लगा। S2 से चलने वाली तो केवल वायु में चली, उसे इतना समय लगा। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का एक ही समय पर अध्यारोपित होना जरूरी है, यानी T2 बराबर T1। ये T2 बराबर T1 रख दिया, समीकरण को CA से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो तरंगों के बीच में पथांतर आ गया। कितना आया? अब इसको अगले पन्ने पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। पथांतर को लिख देता हूं डेल्टा, है ना, म्यू टी माइनस टी। तो म्यू टी माइनस टी को टी कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू टी। देखो सभी पथांतर को मैंने ये लिख रखा ना, म्यू टी माइनस टी, है ना, तो मैंने लिख दिया म्यू को टी कॉमन ले लिया, म्यू माइनस 1। ये तरंगों के बीच में पथांतर आ गया सब। क्लियर? अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इसको समीकरण नंबर देना पड़े मेरे को। समीकरण नंबर 1 आ चुका, समीकरण नंबर 2, अब ये 3 नंबर दे रहा हूं इसको मैंने। ये साहब समीकरण नंबर 3। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 1 से ही समझा दूंगा, 2 से समझाऊंगा फिर वही लंबा खींचेगा मामला, है ना। अब यदि केंद्रीय फ्रिंज उस स्थान पर विस्थापित हुई जहां फिल्म की अनुपस्थिति में एनवी दीप्त फ्रिंज थी, मैं लिख देता हूं ना, एक ही केस लेंगे, एक ही केस लेंगे, इसने केस फर्स्ट ही लिख देता हूं, है ना, सेकंड लेने की जरूरत ही नहीं। यदि, है ना, केंद्रीय फ्रिंज उस
बिंदु पर स्थानांतरित हो जहां फिल्म की अनुपस्थिति में एनवी दीप्त फ्रिंज थी। अब बात को वापिस उधर ले जाके समझाता हूं। ये यहां शिफ्ट हुई है ना, यह निशान लगा लिया आपने, ये निशान लगा लिया। अब हटा दो फिल्म हटा दोगे, वापिस केंद्र की जगह आ जाएगा। अब वहां पे देखो, वहां पे मान लो 5वीं दीप्त फ्रिंज आई, तो आपका केंद्र कहां शिफ्ट हुआ था? 5वीं दीप्त फ्रिंज के स्थान पर। फिल्म हटा के देख लो, मान लीजिए यहाँ पे 7वीं दीप्त फ्रिंज है, तो आपका केंद्र कहां शिफ्ट हुआ था? 7वीं दीप्त फ्रिंज के स्थान पर। वहां nवीं दीप्त फ्रिंज है, तो आपका केंद्र कहां शिफ्ट हुआ? nवीं दीप्त फ्रिंज के स्थान पर। और आप जानते हो nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर आपको पता है n लैम्डा, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे अदीप्त फ्रिंज हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि साहब जहां फ्रिंज शिफ्ट हुई वहां पर फिल्म की अनुपस्थिति में nवीं अदीप्त फ्रिंज थी। अगर nवीं अदीप्त फ्रिंज थी तो वहां पथांतर अदीप्त फ्रिंज का रख देना, है ना। अब बार बार 2 से करने से क्या फायदा? तो मैंने लिखा कि सब जहां फिल्म रखने पर केंद्रीय फ्रिंज उस बिंदु पर स्थानांतरित हुई हो जहां फिल्म की अनुपस्थिति में nवीं दीप्त फ्रिंज थी, तो स्वाभाविक है तो पथांतर क्या लिखना चाहिए? n लैम्डा। और अदीप्त फ्रिंज के स्थान पे शिफ्ट होती तो मैं 2n-1 लेफ्ट। अब लिख दो सब, 3 से n लैम्डा इज इक्वल टू μ-1 इंटू टी। इसलिए फिल्म की मोटाई t बराबर n लैम्डा अपॉन μ-1। ये लो सब, ये फिल्म की मोटाई के मापन का तरीका। हालांकि आप चाहो कि जहां शिफ्ट हुई थी उसकी दूरी वूरी ज्ञात करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप जानते हुए n लैम्डा d अपॉन स्मॉल डी, n लैम्डा का मान ऊपर से रख देना, तो कहाँ शिफ्ट हुई वो भी पता पड़ जाएगा, है ना। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, अपन ज़्यादा हर चीज़ की गहराई में जाने से भी उचित नहीं। आपको फिल्म की मोटाई का मापन करना था, तो व्यतिकरण के प्रायोगिक व्यवस्था से हम ये देखते हैं कि फिल्म की मोटाई ज्ञात हो सकती है। ये तरीका है ना। यूज नंबर 2 में सिंपल यूज 2। यूज सेकंड में है जल की सतह पर या साबुन के बुलबुले में विभिन्न रंग दिखाई देना, है ना। जल की सतह पर तेल की परत या साबुन के बुलबुले में विभिन्न रंग दिखना। ये व्यतिकरण का उदाहरण है साहब, स्पेशली ध्यान रखना आप। अब सिंपल चित्र से समझा देता हूं। ये तो साहब जल है ना, ये तो वाटर। इस पर तेल की परत को येलो कलर से बता देते हैं अपन, ये इस पर तेल की परत है ना।
ये तेल की परत, ये तेल है ना। अब होता क्या है कि इस पर प्रकाश आपतित करते हैं, ये सब सनलाइट आपतित की है ना, सनलाइट या प्रकाश लिख दें सिंपल, ये प्रकाश आपतित किया। अब प्रकाश एक तो यहां से टूटेगा तरंगाग, एक अपवर्तित होगा तो फिर माध्यम चेंज होगा, यहां से भी तरंगाग टूटेगा, यानी दो कला संबद्ध स्रोत बनेंगे। जब एक तरंगाग टूटता है तो दो कला संबद्ध स्रोत बनते हैं। तो एक तो जैसे तल पे गिरेगा है ना, ये तेल की परत पर, तो वहां से कुछ भाग अंश परावर्तित होगा, शेष अपवर्तित हो गया। अब अपवर्तित हो गया तो ये तो भाई वायु से आए ना, वायु से तेल में गया तो अपवर्तन हो गया। अब तेल से जल में जाएगा तो फिर एक पृथककारी पृष्ठ है, वहां से भी अपवर्तन होगा। अब ये जब नेत्र पे गिरता है ना, और अध्यारोपित होता है तो अपने को विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। मैं आपको बना देता हूं ऐसे, है ना, ये लेंस, ये सब विभिन्न रंग रेटिना पे बनेंगे, वो ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं अपन। ये लो, ये सब रेटिना पे गिरा, नेत्र में दिखा दिया, नेत्र लेंस है ना, आपको विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब जल की सतह पर तेल की परत और साबुन के बुलबुले में विभिन्न रंग दिखना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का उदाहरण है। तो ये व्यतिकरण कंप्लीट हुआ। अब व्यतिकरण के पहले बुक वाले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अदर, है ना। बुक वाले न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं, फिर अन्य देखेंगे, क्योंकि वही 2-3 नंबर का मामला है न्यूमेरिकल का, तो अपन कोशिश तो पूरे न्यूमेरिकल करने की ही करेंगे। बस व्यतिकरण क्लोज हो गया ना। तो बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में न्यूमेरिकल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।